हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो एक बहुत दुखद इंफॉर्मेशन हमको मिली है, तो उस रिस्पेक्ट में वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली हम अल्मोड़ा में रहते हैं, तो कल हमको एक खबर मिली कि अल्मोड़ा के पास रामनगर वाले रूट पे एक बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई है और उसमें करीब 36-38 लोग मर गए हैं। तो कल से थोड़ा सा सोच पड़ गए हैं कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। कभी भी कुछ भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। सोचिए, दिवाली की छुट्टियों के बाद लोग अपने काम पे लौट रहे थे, अपनी फैमिलीज से मिलके लौट रहे थे। कुछ लोग अपनी फैमिलीज में वापस जा रहे थे, अपने काम पे वापस जा रहे थे। एक झटके में एक ड्राइवर की गलती से, एक आदमी की गलती से 38 लोगों ने अपनी जान एक साथ गंवा दी। तो ये बहुत 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 ज़्यादा मतलब हॉरिबल न्यूज़ थी। तो कल से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपको याद होगा, जब आप लोगों ने शुरू शुरू में हमारे वीडियो देखे होंगे, तो मैंने आपसे वहाँ बोला था, पुराने वीडियोस में हमारे चेक करिएगा, मैंने आपसे बोला था कि हमारे हाथ में सिर्फ एक ही ताकत होती है, वो होती है वोट की ताकत। उसके अलावा हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है। इसलिए जब भी आप वोट देते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों को चुनिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हों, थोड़े से अच्छे हों, पढ़े लिखे हों। घिसे पिटे एक ही चीज़, एक ही ट्रेंड को अगर आप बार बार फॉलो करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। उन्हीं पार्टीज़ को, उन्हीं नेताओं को 20-20, 25-25 सालों से आप चुनते हुए चले जाएंगे, तो अब चीज़ें नहीं बदलेंगी। अब ज़माना इस तरीके का है कि थोड़ा चेंज लाया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए, काम करने का मौका दिया जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए ऐसे लोगों का ऊपर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें। सड़क कैसी है, सड़क अच्छी है कि नहीं है, गाड़ी वाला कैसा है, ड्राइवर कैसा है, उसने शराब तो नहीं पी, गाड़ी की कंडीशन कैसी है, पुलिसिंग हमारी कैसी है, इन सब की छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखे, अब उसकी ज़रूरत है। उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो 24 घंटे दिमाग में ये सोचते हैं कि चुनाव कब है, हमें चुनाव जीतने हैं। उन लोगों की बिल्कुल भी अब ज़रूरत नहीं रही। कल से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हम क्या, सभी सब जिन जिन ने न्यूज़ सुनी है, कुछ लोग को तो रात को नींद नहीं है। इनफैक्ट जिस डॉक्टर ने कल 23, 24, 28 डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया, वो मेरा बहुत जिगरी यार है। और उसने मुझे रात को जब बताया तो मुझसे सुना नहीं गया। खैर, मैं तो रात को, सॉरी, उस समय सोया हुआ था जब उसका मैसेज आया कि अभी अभी घर पहुंचा यार, ये इतनी बॉडीज का पोस्टमार्टम किया। तो अभी थोड़ी देर पहले जब उससे बात हुई मेरी फ़ोन पे, तो उसने बताया कि कितनी बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी हालत है। खैर, आप लोग अपने घर में भगवान से ज़रूर प्रे करिएगा उन लोग की पुण्य आत्माओं के लिए जो अब हमारे बीच में नहीं है। और एक छोटी बच्ची है जिसके माता पिता दोनों इस हादसे में मारे गए हैं, तो उसके लिए भी प्रे करिएगा। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मेरी कंडोलेंसेस उस परिवार के साथ है, उस बच्ची के साथ है, उन सभी परिवारों के साथ है। और मैं अपनी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस शिक्षा दे सकता हूँ, फ्री में पढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर दूंगा। तो जिसको भी पढ़ाई से संबंधित या कुछ भी, कोई भी मेरे लायक जो भी मदद जो मैं कर सकता हूँ, वो अगर चाहिए होगी तो ये वीडियो को देख के आप मेरे पास ज़रूर आइए। 6396007220 मेरा नंबर है, उसमें हम मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं नहीं होऊंगा उस नंबर पे तो हमारी टीम होगी, कोई ना कोई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। व्हाट्सएप करिए हमको, तो हम ज़रूर मदद करेंगे। हम इतना ही कर सकते हैं। ये तो रही थोड़ी सी एक कल के हादसे की बात। अब आज का कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करनी थी। देखिए,
क्लासेस हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ चल रही हैं। और जेनेटिक्स भी अब हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, जेनेटिक्स की भी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। बायोकेमिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत क्लासेस मैं अब स्टार्ट कर दूंगा आने वाले टाइम में। तो दो दो तीन तीन क्लासेस आपकी एक दिन में चला करेंगी तो फटाफट आपका सिलेबस भी धीरे धीरे देखिए कंप्लीट होगा, वरना बायोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप लोग जो भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मेरा ये थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑन टाइम कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन, तो आपको उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मीनवाइल क्या है कि आपके ना कुछ क्वेश्चन आए हमारे पास फ़ोन में, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन अब 40-50 क्वेश्चन के करीब थे, उनमें से 4-5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। ऐसे करते करते जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये पेज में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिख लिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, ये हैं एक मेल हैं और ये रहते हैं पौड़ी में। इनका ये क्वेश्चन है कि सर डू यू स्मोक और ड्रिंक, क्या आप सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं? नहीं, मैं कोई किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी किया और ना भविष्य में ऐसी कोई प्लानिंग है। और नशे से दूर रहने के लिए ना विल पावर स्ट्रांग चाहिए, बहुत 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 स्ट्रांग विल पावर। तो जिन लोग की विल पावर स्ट्रांग होती है केवल वही नशे से दूर रह पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है इस मामले में। तो मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। आपने ये सवाल वैसे पूछा क्यों? क्या आप किसी प्रकार के नशे की गिरफ्त में हैं? और अगर हैं तो उससे दूर होने की कोशिश करिए। ये नशा ऐसा होता है ना, छूट जाता है। जो लोग कहते हैं कि नशा नहीं छूट रहा, नशा नहीं छूट रहा, मैं 1000 एग्जाम्पल आपको बता दूंगा जिन्होंने चुटकियों में नशा छोड़ दिया, चुटकियों में। हम सबके अंदर वो विल पावर होती है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो आपके अंदर भी होगी। और अगर आप नशे की गिरफ्त में हैं तो फिर आपको ना पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बहुत से लोग पढ़ने के लिए नशा करते हैं कि कंसंट्रेशन अच्छा होगा, बट वो फिर आगे चल के सब खत्म हो जाता है, लाइफ ही खत्म हो जाती है, चौपट हो जाती है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था यार, पता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। दूसरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन के लिए क्या करें। ये एक महिला है, इन्होंने पूछा है कंसंट्रेशन के लिए क्या करें। देखिए, कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है वो होता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, आपकी रुचि। किसी भी चीज़ में अगर आपकी रुचि है तो आप जब भी वो काम करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली उसमें कंसंट्रेशन जमा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, अपनी रुचि बढ़ाइए, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित ये क्वेश्चन है तो पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि बढ़ाइए। पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे बढ़ती है? देखिए, ज्ञान, आप एग्ज़ाम पास करना है करके मत पढ़िए। आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए कि मुझे ये नहीं पता है और मुझे ये जानना है। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। जो आप पहले ट्रैक पे चले गई कि मुझे एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है, तो आपकी कभी कंसंट्रेशन नहीं, कभी रुचि नहीं। आप मोमेंटली थोड़ा बहुत पढ़ेंगी, याद करेंगी, अगले दिन एग्ज़ाम दे के आएंगी, हो सकता है पास भी हो जाए, पर वो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा नहीं है। आप पहले थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करिए सब्जेक्ट में, कुछ ऐसा पढ़िए संबंधित जो आपका उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाए। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा तो आप क्या होगा, आपको मज़ा आने लग जाएगा, फिर आपका कंसंट्रेशन खुद ही बन जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा उसमें होना चाहिए। जैसे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में, शुरू में नहीं था, बाद में हुआ। शुरू में तो कहाँ स्पोर्ट्स वगैरह में ध्यान होता है। जब मैं छोटा था तो स्पोर्ट्स में मैं सोचता था करियर बनाऊंगा, हॉकी में बनाऊंगा सोचता था, हॉकी खेलता था। पर क्या होता है ना, देखिए, हॉकी की भी आपको एक कहानी बताए तो मैं आई यूज टू प्ले गुड हॉकी, मतलब अच्छा खेलता था मैं, मुझे अच्छी तरह याद है। आई वॉज इन स्कूल एक्चुअली इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, तब से हमने हॉकी खेलना स्टार्ट किया था।
और थोड़ा बड़े होने तक, 9th में आने आने तक अच्छी हॉकी खेलने लग गया था मैं, बहुत अच्छा कंट्रोल था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसी में अगर आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है कुछ कर जाऊं। तो अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, पर जो मुझे फील हुआ मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेजेडी और है इसमें। क्या होता है ना, कैंप्स लगते हैं अलग अलग, तो कैंप्स में जाना पड़ता है, फिर वहां से आपका सिलेक्शन होता है किसी बड़ी जगह के लिए। तो रामपुर में कैंप लगते थे उन दिनों हॉकी के। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, हर जगह से, स्कूल से, हर जगह से छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता था, जमावड़ा लगता था वहाँ एक, और फिर उनमें से ये देखा जाता था कि कौन अच्छा खेलेगा। तो मैं अच्छा खेलता था, मैं बढ़िया खेलता था हॉकी, तो मैं कैप्टन भी था अपनी टीम का, स्कूल टीम का, हॉकी में। अब होता क्या है ना, देखिए, जो टीचर जिसके हाथ में ये सिलेक्शन प्रोसेस थी, वो थोड़ा मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। वो थोड़े से चिड़खोर टीचर थे, बहुत गंदे थे, चिढ़ते थे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, पता नहीं किस बात से चिढ़ते थे। तो उन्होंने उस नफरत के चलते हुए किसी और को भेज दिया, मुझे नहीं भेजा। और मुझे उस बात का आज भी याद है। देखिए, इतने साल बीते, इतने वर्ष बीत गए हैं, आज भी मैं उसको बिल्कुल हुबहू ऐसे ही रिमेम्बर करता हूँ। वो सीन मेरे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है कि सिलेक्शन होना था और सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन्होंने भेजा नहीं, तो दूसरा जो गया वो उतना खास नहीं था और उसका बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था। वो तो खाली घूमने के लिए गया। 1 हफ्ते का कैंप होगा, 2-4 दिन का कैंप था, उसमें 2 लोगों को भेजा था। एक जिसको भेजा था, सीनियर थे, वो हमसे 1 आध साल सीनियर थे, वो बहुत अच्छे थे, वॉज वेरी गुड प्लेयर, मुझसे तो बहुत बेहतर थे, अच्छे थे, स्पोर्ट्समैन थे। तो सेकंड नंबर पे मेरे चांसेस थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन अपने टाइम पे था। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन में ना मार्शल आर्ट्स भी बहुत सीखा हुआ था, और उसमें भी मैं बहुत अच्छा था। मतलब मैंने पहले ही बार में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल जीत लिए थे, शुरू में ही, बहुत कम उम्र में। तो मेरी मार्शल आर्ट्स की वजह से मेरी बॉडी क्या थी, बहुत फ्लेक्सिबल थी। माइंड भी थोड़ा सा मेरा फोकस था स्पोर्ट्स के प्रति, मैं खेलता ठीक ठाक था। और हॉकी में मेरा जाने का मन था, पर उन्होंने मुझे भेजा नहीं, चिढ़ के मारे दूसरे को भेजा। वो 4-5 दिन बाद आ गए, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और हमारी भी ज़िंदगी ऐसे स्पोर्ट्स से दूर हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और वो बहुत नफरत करते थे। नफरत इसलिए करते थे, वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उनके सब्जेक्ट में मुझे मज़ा नहीं आता था। इतिहास पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, हिस्ट्री में मतलब या तो वो अच्छी तरह समझाते नहीं थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर मैं किसी को हिस्ट्री बताऊं, तो यकीन मानिए मैं दूसरों से बेहतर आपको हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ। इनफैक्ट कल ही मैंने जो क्लास ली है बायोलॉजी की, उसमें हिटलर के बारे में बहुत सारी बातें बताई। जेनेटिक्स की क्लास पढ़ रहे थे हम कल शाम, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसमें मैंने हिटलर, नाजी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई। एक टॉपिक आया था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था बायोलॉजी का, उसमें मैंने कई परतें खोली। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाने वाले में दम होना चाहिए। पढ़ाने वाले में अगर दम होगा तो हर बच्चे में इंटरेस्ट होगा। तो वो बहुत अच्छा, वो हीरो टाइप के सर थे, पढ़ा नहीं पाए। तो उन्होंने अपनी नफरत में हमारा स्पोर्ट्स वाला कैरियर ख़त्म किया। फिर स्पोर्ट्स छूट गया। स्पोर्ट्स छूटा तो उस टाइम पे देखिए, जो स्पोर्ट्स में होता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा तो नहीं होता है। तो मेरी मैथ्स वैथ सब बिगड़ी हुई थी। 9th-10th की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ठीक उसी टाइम पे मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी। तो पढ़ाई वढ़ाई सब कहाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, चौपट हो चुकी थी। तो पढ़ाई जब चौपट हुई फिर जैसे तैसे फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए, जैसे तैसे। 10th की बात बता रहा हूँ मैं। 11th-12th में आने तक थोड़ा सा हम क्या थे, बहुत डिस्टर्ब थे। वो तो असली पढ़ाई जो मेरा इंटरेस्ट आया, वो मेरा एमएससी के टाइम पे आया। एमएससी फर्स्ट ईयर में मुझे याद भी नहीं है कि मेरा 11th से लेकर ग्रेजुएशन तक टाइम कहाँ गया, कब गया, कहाँ गायब हुआ। हालांकि मेरी फर्स्ट डिवीज़न है ग्रेजुएशन में, पर मुझे याद ही नहीं है कि मेरा वो समय कहाँ चला गया। वो एज ही वही होती है, मस्ती करने की एज होती है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की। बट मैं जब एमएससी में आया तो मुझे लगा यार, अब तो चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से। तो या तो पढ़ लो या फिर कुछ काम धंधा पकड़ लो। बल्कि एक बार घर में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि चलो मैं एक डेयरी खोलता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ता हूँ। पर मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं ये सब करूँ, तो पढ़ाई करी।
फिर एमएससी में जो मैंने पढ़ाई करी वो इतनी बेहतर पढ़ाई करी कि मेरे पिछले सारे जितने भी छूटा हुआ समय था वो वापस मैंने निचोड़ के लिया है। मैं बहुत पढ़ता था, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगा। शुरू में जब मैंने बायोलॉजी पढ़ी तो मैंने बुक खोली, जेनेटिक्स से मैंने स्टार्ट किया था। एक बहुत अच्छी जेनेटिक्स की बुक मुझे मिल गई थी तो मैंने वो पढ़ना चालू किया। पहले तो समझ ही में नहीं आती थी, इतनी हार्ड इंग्लिश होती है तो नहीं आई समझ में। फिर धीरे 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 करके 4-6 महीने तक ढुलमुल चलता रहा। फिर एक बार थोड़ा फ्लो बना तो बनते ही रह गया। मीनवाइल मैं नॉवल पढ़ने लग गया था, मुझे ये भी याद है। देखिए, पढ़ाई की आदत डालने के लिए ना आपको पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस की बुक पढ़ें। तो मैंने नॉवेल्स भी स्टार्ट कर दिए थे पढ़ने। मैंने खूब नॉवल पढ़े, उनमें मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता था, नॉलेज मिलती थी, तो मैंने नॉवेल्स पढ़े। बल्कि ये जितनी आपको बुक्स दिख रही हैं इसके इस तरफ अब मैं दिखाऊंगा, कुछ नॉवेल्स यहाँ भी हैं और यहाँ मेरी एक लाइब्रेरी है, इसमें भी हैं। तो ये सारी बुक्स जितनी आपको दिख रही हैं इस कमरे में, मैंने सब पढ़ी हुई हैं, बहुत पढ़ाई करी। तो मैंने जो पढ़ाई करी वो इंटरेस्ट से पढ़ाई करी, और इंटरेस्ट होता है तो कंसंट्रेशन यूं बिल्कुल चुटकियों में बनता है। तो आपको आई थिंक आपका जवाब मिल गया होगा। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट अपना जगाइए। थर्ड है, सर किस्मत कैसे सही करें? इसका एक ही मूल मंत्र है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। किस्मत को सही करने का तरीका यह है कि किस्मत को मानना ही छोड़ दीजिए, किस्मत सही हो जाएगी। द मोमेंट यू रियलाइज कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, उसके द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू विल सी दैट किस्मत नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जितना आप किस्मत किस्मत मानेंगे उतना उतना आपको यह लगेगा कि मेरी किस्मत खराब है, खराब है, खराब है। लक होता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, मैं मानता हूं, लेकिन लक फेवरेबल कैसे बनता है वो बहुत जरूरी है। आपके फेवर में कैसे काम करेगा? आपके फेवर में वो तभी काम करेगा जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी है और लक यहां पर है, दोनों आपस में टकराए, आपका काम हो गया, राइट? तो लक उसी को फेवर करता है जिसकी अपने में तैयारी बहुत बढ़िया होती है। तो ये बात याद रखिए और इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, तैयारी पे ज्यादा फोकस करिए। अभी तैयारी 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 तैयारी, लक वक कुछ नहीं, कुछ नहीं। बदकिस्मत जो होते, कौन बदकिस्मत है इस दुनिया में? किसको बदकिस्मत कहेंगे या किसको कहेंगे खुशकिस्मत है? पैसा इज नॉट द फैक्टर विच डिसाइड्स। आप सोचेंगे कि एक बहुत अमीर आदमी है, जैसे अंबानी अडानीज हैं या बिल गेट्स हैं या जो भी हैं, ये बहुत किस्मत वाले हैं। हाँ ठीक है, पैसा है उनके पास, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख जरूर होगा। तो ऐसा तो इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं ना जो बिना दुख के रहे। और अगर आपके पास दुख है तो आपकी किस्मत सही नहीं है, किसी भी प्रकार का अगर दुख है। किसी को कैसा दुख है, किसी को कैसा दुख है। रादर देन लाइफ एंजॉय करने की ज्यादा सोचिए, जो है उसी में संतुष्ट, उसी में खुश। जैसे बाबा नहीं होता, अपनी धुनी जमाए रहता है, आग तापे रहते हैं, चिमटा उनके हाथों में होता है एक, उससे आग को ठीक करते रहते हैं, चिलम फूकते रहते हैं। मैं चिलम फूकने की तो आपको सजेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनका एक उदाहरण दे रहा हूं। वो अपने में मग्न होते हैं, अपने में मग्न होते हैं, अकेले भी बैठेंगे, 2-4 लोगों के साथ मंडली बैठेंगी, उनको संसार से कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही आपको होना चाहिए। जब आप कहाँ जहां भी बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपने में मग्न हैं, तो वो चीज करने की कोशिश करिए। किस्मत ज्यादा इस पर सोचिए मत, ये है नहीं। वैसे भी ना, मेरी मौसी हैं, ये पेंटिंग उन्होंने ही बनाई है, ये पीछे दिख रही है, ये ऐपण बोलते हैं इसको। ये उन्होंने मुझे दी थी, तो मैंने इसको काफ़ी साल हो गए अपने से अलग नहीं किया। ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनकी प्रतिष्ठित महिला हैं, लखनऊ में रहती हैं, प्रेमा पांडे उनका नाम है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, हो सकता है नहीं भी जानते होंगे। उन्होंने कुमाऊं की संस्कृति, उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, इस पर किताबें बहुत लिखी हैं, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, मतलब बहुत ब्रिलियंट लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने मुझे ये दिया था। तो जब उस दिन उन्होंने मुझे ये दिया था ये किसी, तो मैं उनसे एक बार मिला था। उन्होंने मुझे बताया था कि किस्मत ना
30 ईयर्स के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बात ये खुली थी, कुंडली मिला रहे थे किसी की शादी के लिए, तब उन्होंने बोला था ये कुंडली का इफेक्ट जो होता है ये 30 वर्ष की आयु के बाद किसी काम का नहीं रह जाता, ये ग्रह दोष सब खत्म हो जाते हैं। 30 साल से पहले पहले, जैसे पुराने ज़माने में 20-20 साल में शादियां हो जाती थी, 18-18 साल में शादियां हो जाती थी, तो लड़का लड़की बहुत झगड़ते थे क्योंकि यंग ब्लड होता था, उनमें क्लैश होते थे, टकराव की स्थिति होती थी, तो वो लोग खूब झगड़ा करते थे। तो वो झगड़े कम से कम हों, इसीलिए ये देखा जाता था कुंडली वाला फैक्टर, ताकि शांति बनी रहे, राइट। लेकिन 30 साल में आने के बाद आदमी खुद ही इतना मैच्योर हो जाता है, उसको फिर पता होता है कि ये सब चीज़ें बकवास हैं। तो इसीलिए ये किस्मत कुंडली उंडली बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं उलझना है। मैं वैसे भी कह रहा हूँ ना, ये डर का धंधा बना के रखा है, तो आप भी उस धंधे की एक ग्राहक हैं। उस पूरा जो ये सिस्टम, ये जो बिजनेस इन्होंने बना रखा है, एक धंधा ही कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे। आप इंस्टाग्राम खोलिए, कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, उसमें एक पंडित जी आ जाएंगे, कोई आ जाएगा। आजकल तो यूथ लड़के वड़के बिल्कुल जीन्स पैंट पहने हुए बढ़िया से वो आके आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपके इस हाउस में ये है, इस हाउस में सूरज है, इस हाउस में राहु है, इसमें केतु है, आप ये करिए, ये कलर पहनिए, वहां जाइए। अरे बुलशिट, टोटल बुलशिट। कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में पैदा होना ही मानव के रूप में सबसे बड़ी किस्मत की बात है। उसको एंजॉय करिए, इन फालतू लोग के चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल मत पड़िए। अच्छे काम जरूर करिए, बस किसी का बुरा मत करिए, खत्म, वो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट आखिरी के 2 महीने में पढ़ के क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है, मैं डिनाई नहीं करता इस बात को। ऐसे कई एग्जाम्पल मेरे पास हैं जिन्होंने आखिरी बॉल पे सिक्सर मारा है, पर मुझे ऐसा लगता है उनमें पोटेंशियल पहले से ही था। वो पहले से ही इतने पढ़े लिखे थे कि आखिरी के 2 महीने उनको बस रिवीजन के लिए चाहिए थे। लेकिन जो बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जो सोच रहा है मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को पूरा ही पढ़ना है, तो उसके लिए आखिरी के 2 महीने नहीं होते, कम से कम 10 महीने से 12 महीने, साल भर की तपस्या चाहिए होती है तैयारी के लिए। तब जाके आप इस लायक बनते हैं कि कंपटीशन में बैठ सकें। निकलना अभी भी दूर है, कंपटीशन में बैठने की हैसियत होती है भाई। कंपटीशन में ऐसे ही नहीं बैठ जाते, फॉर्म आया, पैसों से फॉर्म खरीदा, फॉर्म भरा और बैठ गए। नहीं 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 नहीं, अंदर का जमीर भी तो होता है, वो इजाजत दे रहा है या नहीं दे रहा है बैठने के लिए, या किसी के प्रेशर में आप बैठ रहे हैं। तो अंदर का जमीर आपको तभी इजाजत देगा जब आप कम से कम 8 या 10 महीने जुटे होंगे पढ़ाई में। वैसे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम में कितने नंबर आए, कम आए, ज्यादा आए, उससे भी मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम में बैठ सकें, उस पेपर को फेस कर सकें। तो वो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, आपको पता होगा कि हाँ ये है, ये है, ये है। लास्ट के 2 महीने में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कन्फ्यूजन्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई को ना एक फ्लो चाहिए होता है, पढ़ाई रातों रात नहीं होती है। तो पढ़ाई का सबसे बड़ा उसूल ये है कि ये बूंद बूंद करके घड़ा भरने वाली चीज है। तो धीरे 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 करके घड़ा जब भरता है तभी वो आगे आपको सफलता देता है। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा कि 2 महीने बस उनके लिए हैं जो पहले से ही परिपक्व हैं, वो रिवीजन करने वालों के लिए। और जो बिल्कुल नए हैं तो उनको कम से कम 12 महीने, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास एक बैच है, एक पुराना बैच है, उसमें 15-16 महीने हो गए हैं कुछ बच्चों को जो अभी तक पढ़े जा रहे हैं। अब तो हम फीस भी नहीं लेते उनसे, हमने कोई फीस नहीं ली, हमने 1 साल उनकी फीस ली। लेकिन उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि सर हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं। तो मुझको फिर मेरा भी ज़मीर नहीं माना कि उनसे पैसे लिए जाएं। मैंने कहा यार ज्वाइन करो, आओ, रिवीजन ही हो जाएगा, इस बहाने बात ही हो जाएंगी, तो डिस्कस करते हैं। तो पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई को समय लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता। सर फैमिली प्रेशर कैसे हैंडल करें, ये एक महिला है, उनका सवाल है। उनका बहुत लंबा सवाल था तो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोला। उनको प्रेशर ये है कि उनका ससुराल पक्ष चाहता है कि वो अब घर में बैठ के
झाड़ू पोछा करें, और उनका मायका पक्ष जो है वो ये चाहता है कि वो होशियार हैं और तैयारी करें। मायका पक्ष जो है वो आर्थिक मदद भी देने को तैयार है, लेकिन ससुराल पक्ष ऐसा है कि वो आर्थिक मदद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो बीच में ना चक्की में जैसे पिसता नहीं है, उसी तरीके से पिस रही हैं, तो इसीलिए इनको प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है, देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं, प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए। प्रेशर हैंडल करने के लिए लगता है साहस। साहस, हाँ, दिल में, ठीक है, साहस होना चाहिए। जो साहसी नहीं होता वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है। अब साहस कैसे आए? साहस भी बिल्कुल बूंद बूंद करके जुड़ता है। ऐसा नहीं होता एकदम से आप साहसी हो जाएंगे, रातों रात साहसी बन जाएंगे, नहीं। थोड़ा 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 आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का साहस क्या है वो जागता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। एक दिन ऐसा आएगा साहस आपके लेवल से भी ऊपर हो जाएगा, तब आपका साहस आपको बचाएगा, एक शील्ड बन के खड़ा हो जाएगा। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे आज की डेट में मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में प्रेशर मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ हो जाए साहसी मैं हो गया हूँ। हालात ऐसे थे, जीवन इस तरीके से कठिनाइयों से कटा कि हर चीज से थोड़ा थोड़ा उलझते रहे तो साहस बन गए, साहसी बन गए। अब क्योंकि मैं तो मेल हूं तो मेरे अंदर हॉर्मोन्स जो होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे एक फीमेल की बॉडी से, पर ऐसी कई फीमेल हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी मदर का ही उदाहरण देता हूँ, तो वो बहुत साहसी हैं, उनको कोई प्रेशर कुछ नहीं, बहुत डोमिनेटिंग अच्छी हैं वो, बिल्कुल प्रेशर डोमिनेटिंग इन द सेंस ऐसे नहीं कि परेशान करती हैं किसी को, पर उनकी डोमिनेंस क्या है ना, वो हैंडल इतनी आसानी से करती हैं चीज़ों को, कब परेशानी दूर हो गई, कुछ भी टेंशन दूर हो गया पता ही नहीं चलता। तो ये गुण जो है हमने उन्हीं से सीखा है। तो आपको साहसी होना पड़ेगा। साहसी होने के बाद आपके पास कन्विंसिंग पावर थोड़ी सी होनी चाहिए, कन्विंस कर सकें आप अपने ससुराल वालों को। देखिए ससुराल में भी आई थिंक आपके जो हस्बैंड हैं वो आपकी बात जरूर समझेंगे, क्योंकि हस्बैंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड। एक महिला का सबसे अच्छा दोस्त उसका हस्बैंड ही है, और हस्बैंड तभी आप पे ट्रस्ट करेंगे, तभी आपकी बात सुनेंगे, जब आप कुछ उनको ऐसा करके दिखाएंगे कि यू आर द बेस्ट कंपेनियन, आप ही हैं, तो उनको भी लगेगा कि हाँ यार ये बिल्कुल सही है, इसकी बात मुझे सुननी चाहिए। तो हस्बैंड एक बार सुनेंगे तो हस्बैंड और आप मिलके फिर अपने बाकी जो इन लॉज होंगे उनको समझा सकते हैं, और फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनबन बना रहेगी, आपकी हस्बैंड के साथ खिटपिट रहेगी, सास ससुर के साथ खिटपिट रहेगी, तो फिर आपका खुद ही पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो हाँ भी बोल देंगे तब भी आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग फिर इन्हीं चीजों में चला जाता है ना। ठीक है, षड्यंत्रों में दिमाग उलझ जाता है। ये षड्यंत्र जो होते हैं ये दिमाग को बहुत बर्बाद करते हैं, अच्छे खासे दिमाग को बंजर कर देते हैं। तो हमको ये सब चीजों से दूर रहना है। तो आपके 5 सवाल आज हमने लिए और साथ में हमने वो खबर आपको बताई। आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आपके भी अगर कोई सवाल होंगे तो 6396007220 पे मुझे लिख के भेजिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो और भी अच्छा है, उसके आंसर हम आपको देंगे। आपको कहीं कंफ्यूजन है किसी टॉपिक पे तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछिए। अगर हम टाइप कर पाए तो टाइप करेंगे, अदरवाइज वॉइस रिकॉर्ड करके आपको उसका आंसर बता दिया करेंगे। पर आप लोग पूछने से घबराइए मत, एनी टाइम। और जिनको लगता है कि उनको तैयारी करनी है लेक्चरर की, फॉर्म भर दिए हैं, वो तुरंत हमारी कोचिंग से जुड़िए। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा हमारा और आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। शाम को एक क्लास में लाइव लेता हूँ जेनेटिक्स की, और बाकी जो नॉर्मल केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं वो मैं अर्ली मॉर्निंग आजकल फिनिश कर दे रहा हूँ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो इस वक्त जैसे अभी बज रहा है आपका 9 बज रहा है टाइम जो है, तो 9 साढ़े 9 के आसपास ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले हम सुबह 4:30-5 बजे के आसपास क्लास सारी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जेनेटिक्स की क्लास एक शाम को ले लेंगे। और मीनवाइल अगर किसी
स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास इतने मैसेज आते रहते हैं, और मैसेज जब हमारे पास आते हैं तो हम उसी समय स्टूडेंट्स को जवाब भी देते रहते हैं, क्योंकि एक नहीं है ना, इसमें कई है, कई बैच हमारे। और कोचिंग के विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ हमने नए फैसले लिए हैं कल कोचिंग से संबंधित। पहला फैसला तो यह है कि अब हम मंथली फीस किसी से नहीं लेंगे। जैसे हमने क्या किया था, जब इस बार आपका ये एलटी का जब पेपर खराब गया था तो ये बच्चे बहुत परेशान थे, तभी से आप मुझे सुन रहे हैं, उससे पहले तो आप मुझे जानते भी नहीं होंगे, राइट। बट हमारी कोचिंग बहुत पहले से चल रही है, तो हमको जो एडमिशन मिलते थे वो दूसरे तरीके से मिलते थे, और अभी भी मिलते हैं वो। बट ये यूट्यूब के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू जो हमको एडमिशन मिले हैं, स्पेशली उनसे कह रहा हूँ कि जब आप हम लोगों से जुड़े थे तो हम लोगों ने आपकी सहूलियत का सबसे पहले ध्यान रखा। हम लोगों ने अब फीस एक रखी, डिसाइड करी। वो फीस में बहुत से बच्चों ने कहा कि इसको मंथली कर दीजिए, तो हमने मंथली कर दिया। बहुत से बच्चों ने कहा हमको डिस्काउंट दे दीजिए, हमने डिस्काउंट दे दिया। जैसा जैसा आप लोगों ने कहा हमने वैसा वैसा किया। लेकिन इस बीच हमारी जो अकाउंट्स की टीम है, जो अकाउंट सेक्शन देखती है, उनकी ये शिकायत आई कि जो बच्चे हैं वो ऑन टाइम फीस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो अकाउंट सेक्शन वाले हैं उन लोग की बेचारों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है, क्योंकि इसका सारा पैसा उन्हीं को जाता है, ठीक है। तो वो बड़े परेशान हो रहे थे, वो कह रहे थे कि बच्चे फीस नहीं देते हैं, और आपने इतना डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट देने के बाद भी बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ सही नहीं लगी। और ये जब मैंने सुनी उनकी बात, तो मुझे भी ये बात बहुत जेन्युइन लगी उन लोग की, अकाउंट्स वालों की, कि आप लोग ना थोड़ा सा सीरियस रहिए कोचिंग के प्रति। जहाँ भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, एक डेकोरम मेंटेन करना होता है। तो इस साल तो हमारा जैसा तैसा हो गया है। नेक्स्ट ईयर से जो हमारे बैच होंगे उसमें हम अब मंथली फीस ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल टोटली। अब मंथली फीस हम किसी से नहीं लेंगे। तो आप में से जो भी एडमिशन लेगा तो ये मान के चलिए कि उसको हम पूरे सिलेबस की जो फीस होगी पूरे कोर्स की, वो आपको डिपॉजिट करनी होगी। अब मंथली का सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है। ये जो बच्चे हमारे पास हैं इस बार कितने होंगे, 60-70 बच्चे होंगे इस बार जो जुड़े हुए हैं, ये मंथली वाले। तो ये लास्ट बैच है मंथली का। इसके बाद मैं इतना सरदर्द बिल्कुल मैं भी नहीं पालूंगा, क्योंकि हमारी ना पिछले 3 दिन से एनर्जी इन्हीं के पीछे लग गई। ये अकाउंट्स वाले मुझे कह रहे हैं, फिर मैं वो आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ उनके मैसेज, तो वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। थोड़ा पढ़ाई से जुड़े रहें हम लोग, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे दिमाग के लिए भी और आपके दिमाग के लिए भी। इसीलिए आप लोग ये बात ध्यान रखिए, जो लोग सोच रहे हैं अगले बैच में जुड़ेंगे अगले बैच में, तो अगला बैच तो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जो बच्चे अगले बैच का इंतज़ार कर रहे थे वो अब इसी बैच में जुड़ चुके हैं। काफ़ी बच्चे इसी बैच में जो हमारे पास चल रहे हैं इन्हीं में जुड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मैंने पहले एक लिस्ट जो बनाई थी अगला बैच शुरू करने की, अब वो लगता है कि मुझे वो थोड़ा और डिले हो जाएगा। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और अगर आप लोग को जुड़ना है, कोचिंग करनी है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, तो आप ज़रूर मुझे 6396007220 पे व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, या कॉल भी कर सकते हैं, बट कॉल आप मुझे थोड़ा लिमिटेड ड्यूरेशन में करिए, ठीक है। दिन में जैसे शाम को 4 बजे से पहले पहले आप कॉल करिए, अदरवाइज उसके बाद व्हाट्सएप ही करिए। 4 बजे के बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ क्लासेस में ही, राइट। तो तब आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। और आई थिंक बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही करते हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।